Hello students, today I am going to start subject biology in which we study about cell. Okay, cell is discovered by Robert Hooke in 1665. Okay, but he found a cell like a structure in cork that was a डेड सेल। ओके, वो डेड सेल था, यानी वो माइक्रोस्कोप के माध्यम से देखे थे तो उसमें डेड सेल वो पता चला था। लेकिन लाइव सेल जो है एंटोनी ल्यूवेनहॉक ने 1674 में खोज किया लाइव सेल। उसके बाद ये जो है रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में एक न्यूक्लियस का खोज किया। ओके, ये सेल है, इसमें ये न्यूक्लियस पाया जाता है करके उन्होंने एक खोज किया। ओके, और सेल इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लिविंग बीइंग इज डिस्कवर्ड बाय स्लाइडेन एंड स्वान, इज डिफाइंड बाय स्लाइडेन एंड स्वान। ओके, हम लोग यहाँ देखेंगे क्या कि ये जो सेल होता है, चाहे कोई भी ह्यूमन बॉडी हो या लिविंग बीइंग हो, जैसे प्लांट्स हो, उसमें थोड़ा का अंतर होता है। ठीक है, जैसे ये ब्लू लाइन दिख रहा है ना, ये जो मैंने सेल का स्ट्रक्चर बनाया है, तो ये ब्लू लाइन जो है, ओके, ये ब्लू लाइन ये सिंगल सेल होता है, मतलब सिंगल लाइन होता है। ठीक है, जिसे हम लोग सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। ओके, जो लिविंग जैसे ह्यूमन हो गए या वैसे लिविंग बीइंग जो घूम सकते हैं, टहल सकते हैं, इधर उधर जा सकते हैं, वैसे ही लिविंग बीइंग में एक ही होता है। ये जो ब्लू लाइन दिख रहा है ना, वही एक ही लाइन होता है जिसे सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, और यह प्रोटीन से बना होता है। ओके, लेकिन पेड़ पौधों को वो टेम्परेचर, तूफान, ये सब सहने की आवश्यकता होती है, मतलब उन लोग को सहना पड़ता है। इसलिए उनका सेल मेम्ब्रेन, ये जो सेल होता है उसका, ये सेल मेम्ब्रेन के भी बाहर में एक वॉल होता है जिसे सेल वॉल बोलते हैं, वह सेलुलोज से बना होता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे ह्यूमन बीइंग के या लिव बारे में पढ़ेंगे, इसलिए ये रेड प्लांट वाला को अभी यहाँ से हटा देते हैं, हमें इसकी अभी आवश्यकता नहीं है। ओके, केवल हम लोग ह्यूमन का, लिविंग बीइंग जो घूम सकते हैं उन लोग का देखेंगे। चलिए, ये जो है ये हो गया ह्यूमन का ये सेल का स्ट्रक्चर हो गया, जो प्रोटीन से बना होता है। ओके, ये सेल वाले ही डिलीट कर दीजिए। ठीक है, अब देखिए, ये है लॉन्गेस्ट सेल जो है ऑस्ट्रिच के अंडे में पाया जाता है। सबसे लंबी सेल ऑस्ट्रिच के अंडा, और सबसे छोटा सेल जो है माइकोप्लाज्मा में पाया जाता है। सबसे छोटा सेल माइकोप्लाज्मा, सबसे लंबा सेल ऑस्ट्रिच के अंडा में, और सबसे छोटा स्मॉलेस्ट सेल इन ह्यूमन जो है वो स्पर्म में पाया जाता है। ओके, और लार्जेस्ट सेल इन ह्यूमन तो ओवम में, फीमेल का जो अंडाणु होता है उसमें लॉन्गेस्ट सेल होता है। ठीक है, लार्जेस्ट सेल होता है, और लॉन्गेस्ट सेल इन ह्यूमन तो न्यूरॉन सेल होता है। जो हम लोग का ये हेड माइंड है ना, वो बना है तो न्यूरॉन सेल से बना है। और नॉट डिविजिबल सेल, यानी जिसमें सेल डिवीजन नहीं होता है, वो कौन सा है, तो न्यूरॉन सेल ही है जो हमारा माइंड में बना होता है। ठीक है, आप लोग को पता होगा कि न्यूरॉन सेल में जो ये माइंड है उस न्यूरॉन सेल से बना है, और न्यूरॉन सेल में सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है, तो सेंट्रोसोम नहीं पाया जाएगा तो सेल डिवीजन नहीं होगा। ओके, तो सेंट्रोसोम सेल डिवीजन नहीं होगा तो ब्रेन में कैंसर होने की संभावना कम होती है, लेकिन कुछ केस में होता है, वो भी बताऊंगा आगे। चलिए, फास्टेस्ट सेल डिवीजन लीवर में होता है। ह्यूमन का जो लीवर है उसमें बहुत फास्ट होता है सेल डिवीजन, यानी आप उसमें चाकू भी मार देंगे ना तो उसमें इतना क्षमता है, इतना सेल डिवीजन होता है कि वो अपने आप भी ठीक हो सकता है। लेकिन ऐसा कीजिएगा नहीं, दवा ले लीजिएगा। हाँ, तो ये हो गया। उसके बाद देखिए,
जैसा कि स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ बॉडी स्लाइडेन एवं स्वान ने बताया था कि सेल होता है। तो आप लोग इस एग्जांपल से देखिए समझ में आएगा। जैसे ब्रिक होते हैं, ब्रिक से क्या बनता है? वॉल, वॉल के बाद क्या बनता है? रूम, रूम मिलकर के क्या बनता है? बिल्डिंग। उसी तरह से सेल मिलकर के क्या होगा? टिश्यू, टिश्यू मिलकर के प्लांट, पार्ट्स, प्लांट नहीं पार्ट्स, जैसे हार्ट एक पार्ट हो गया, कान एक पार्ट्स हो गया, और ये पार्ट्स मिलकर के होल बॉडी बन जाते हैं। ठीक है, तो हमारे बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में ट्रिलियंस ऑफ सेल पाए जाते हैं, ट्रिलियन। ओके, और 1 ट्रिलियन इक्वल टू आपको पता होगा कि 1 लाख करोड़ के बराबर होता है। तो देखिए ये सेल है, ठीक है। इस सेल में जैसा कि स्मॉलेस्ट यूनिट बोला गया है, लेकिन आपको पता चल जाएगा कि यह स्मॉलेस्ट यूनिट है या इसमें भी और कुछ पाया जाता है, वो हम एक्सप्लेन करेंगे। जैसे देखिए ये जो चारों तरफ का बाउंड्री है, ठीक है, इसे सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं, जो प्रोटीन से बना होता है। ओके, अच्छा, इसमें क्या है? ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन क्या होता है कि जैसे हम लोग श्वसन करते हैं, ब्रीदिंग करते हैं, तो लंग्स जो है ऑक्सीजन ले लेता है, उसके बाद आगे का कार्य क्या करता है? तो वो जो ब्लड में आरबीसी होता है, हीमोग्लोबिन होता है, वो ऑक्सीजन को होल पार्ट ऑफ द बॉडी में वो सप्लाई करता है, ठीक है। तो वो ऑक्सीजन, आरबीसी ऑक्सीजन ला करके माइटोकॉन्ड्रिया को देता है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? एक क्रेब्स नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने बताया था कि माइटोकॉन्ड्रिया में क्रेब्स साइकिल एक चलता है, तो वो अपने नाम पर उसे क्रेब्स साइकिल रख दिए। यानी ये क्रेब्स साइकिल इसमें चलेगा कैसे? तो जब आरबीसी ऑक्सीजन को ला करके माइटोकॉन्ड्रिया को देगा तो इसमें क्रेब्स साइकिल चलेगा, और ड्यूरिंग क्रेब्स साइकिल, ठीक है, एटीपी इज जनरेटेड। एटीपी जनरेट होता है जो कि 38 एटीपी मिल करके एक ग्लूकोज का निर्माण करता है। 38 एटीपी मिल करके 1 ग्लूकोज का निर्माण करता है, और जब ग्लूकोज बनता है तो एनर्जी बनता है, एनर्जी बनता है तो हम लोग चलते हैं, दौड़ते हैं, घूमते हैं, काम करते हैं, ठीक है। तो इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को ये पावर हाउस बोला जाता है। पावर हाउस ऑफ द बॉडी इज माइटोकॉन्ड्रिया, पावर हाउस ऑफ द सेल इज माइटोकॉन्ड्रिया। उसके बाद है गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी या गोल्जी अपैरेटस इसको बोलते हैं। एक गोल्जी बॉडी क्या करता है कि जिस जगह पर एनर्जी की ज़्यादा आवश्यकता होती है, जैसे मैं बोल रहा हूँ तो मुझे जीभ की आवश्यकता, जीभ में एनर्जी की ज़्यादा आवश्यकता है, तो ये हाथ है, यहाँ पे भी सेल है, यहाँ पे भी माइटोकॉन्ड्रिया है, यहाँ पे भी एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा है, तो ये एनर्जी को गोल्जी बॉडी ला करके जीभ में दे देता है कि चलो बोलो, चलता जाओ। आप कभी दौड़ते रहेंगे तो आपको पैर की एनर्जी की आवश्यकता ज़्यादा होती है, तो जिस जगह पे जैसे आपका जीभ में या आपके फेस में एनर्जी की आवश्यकता कम है, तो वहाँ का जो गोल्जी बॉडी है उठा करके आपको पैर में दे देगा ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा रन कर सके, ठीक है। तो ये गोल्जी बॉडी का काम होता है एनर्जी को सप्लाई करना। उसके बाद है ये वैक्यूल। वैक्यूल का कार्य है पानी रखना, ठीक है। जैसे हमारे बॉडी में 65% वाटर होते हैं। 65% वाटर होते कहाँ है भाई? पेट में तो नहीं रहते हैं, नहीं। वो जो है सेल का जो वैक्यूल होता है उसमें प्रेजेंट रहता है। जैसे ये है वैक्यूल, इसमें वाटर प्रेजेंट रहता है, यानी वाटर इसमें भरा रहता है, पेट में नहीं। उसके बाद होता है सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम क्या करता है? तो सेल को डिवीजन करने में मदद करता है। यानी डिवीजन करने का मतलब हुआ सेल टूट जाना नहीं, मतलब एक सेल से 2 सेल बन जाना, 2 से 4 सेल बन जाना, ये सेल डिवीजन करता है। आपको पता होगा कि एक्सेसिव सेल डिवीजन इज नोन एज कैंसर, है ना। यानी एक्सेसिव सेल डिवीजन को ही हम लोग कैंसर बोलते हैं। जहाँ जिस पार्ट में, बॉडी के जिस पार्ट में ज़्यादा सेल डिवीजन हो गया वो कैंसर का रूप हो जाता है। ओके, तो सेंट्रोसोम का काम क्या है? सेल डिवीजन करना। और आपको मैंने अभी यहाँ पे बताया था कि ये न्यूरॉन सेल से बना होता है हमारा माइंड। हमारे माइंड का 90% पार्ट न्यूरॉन सेल से बना होता है, जिसमें सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है। जब सेंट्रोसोम नहीं पाया जाएगा तो उसमें सेल डिवीजन नहीं होगा। जब सेल डिवीजन नहीं होगा तो कैंसर होने का नो चांस। ओके, चलिए
देखिए हम लोग को ट्रैफिक पुलिस भी रोकती है, कहती है अरे भाई हेलमेट पहनो, हेलमेट पहनो, क्योंकि यदि हाथ पैर टूट गया तो वो बनाया जा सकता है, वो सुधार हो सकता है, वहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया है, वहाँ पे सेल मौजूद है, वहाँ पे सेंट्रोसोम मौजूद है, वो तुम्हारा सुधार होगा। लेकिन माइंड में सेंट्रोसोम नहीं है तो वहाँ पर सुधार नहीं होगा। मतलब एक बार गए तो गए, चोट लगा एक बार माथा में तो मतलब गए। तो इसलिए हम लोग को हेलमेट पहनना बहुत आवश्यक है, हेलमेट पहनना ही चाहिए, ठीक है, क्योंकि सेंट्रोसोम नहीं हो पाया जाता है तो सेल डिवीजन नहीं होता। फिर भी देखिए ब्रेन में कैंसर होता है, क्या है रीजन, कि हमारा जो ब्रेन है वो 90% न्यूरॉन सेल से बना है, लेकिन 10% न्यूरॉन गैलियल सेल से बना है, और उस न्यूरॉन गैलियल सेल में सेंट्रोसोम पाया जाता है। तो सेंट्रोसोम पाया जाएगा और 10% में, तो वो एक्सेसिव सेल डिवीजन कर देगा तो ब्रेन ट्यूमर हो जाएगा, और ब्रेन ट्यूमर हो गया तो एक कैंसर का रूप है, ठीक है। आगे कैंसर और थर्ड स्टेज तक जाने ही नहीं देता है, क्योंकि माइंड इतना नाजुक होता है कि ब्रेन ट्यूमर में ही जान ले लेता है। फिर हम देखेंगे हाँ ER इंडो प्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक्चुअली जो है ना पिलर का काम करता है। जैसे ये इस सेल पे हम ऐसे देखिए, इस पे ये हट कर रहे हैं, चोट पहुंचा रहे हैं, तो ये जो है चिपक नहीं जाए, ये सब पूरा चिपक नहीं जाए, मर नहीं जाए, इसलिए क्या होता है ये पिलर का काम करता है। यानी आप दबाएंगे तो भी उसको कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, वो ठीक ठाक अवस्था में रहेगा। तो ये दो प्रकार का होता है, एक होता है स्मूथ साइड और एक होता है रफ साइड। तो स्मूथ साइड में फैट का निर्माण करता है, स्मूथ साइड में फैट का निर्माण होता है, और रफ साइड में राइबोसोम पाया जाता है जो प्रोटीन का निर्माण पाया जाता है। आप लोगों को पता होगा कि 20 अमीनो एसिड मिल करके एक प्रोटीन का निर्माण करता है, ओके। 38 ATP जब मिलेगा तो 1 ग्लूकोज बनेगा, और 20 अमीनो एसिड मिलेंगे तो एक ग्लूकोज, एक प्रोटीन का निर्माण होगा। तो प्रोटीन कहाँ बनेगा, राइबोसोम। इसीलिए राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन इज राइबोसोम, फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन इज राइबोसोम, ओके। और पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया। चलिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, राइबोसोम हो गया, इसका प्रोटीन बनाना। उसके बाद था ये लाइसोसोम। लाइसोसोम जो है एक साइंटिस्ट थे डी डूबे ने लाइसोसोम का खोज किया, और इस लाइसोसोम में हाइड्रोलिटिक एंजाइम पाया जाता है, हाइड्रोलिटिक एंजाइम पाया जाता है, जो किसी पे छिड़क दिया ना तो वो जल करके मर जाता है। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया को बुलाएगा लाइसोसोम, बोलेगा माइटोकॉन्ड्रिया जल्दी जल्दी एनर्जी प्रोड्यूस करो, ओके, क्योंकि यहाँ पे क्रैश साइकिल चलता है ना, ऑक्सीजन को ला करके आरबीसी देता है ना। जैसा देखिए एक जो हम लोग ब्रीदिंग करते हैं वो तो एक्सटर्नल ब्रीदिंग ऐसा, लेकिन इंटरनल ब्रीदिंग कहाँ होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, ठीक है। तो जब ऑक्सीजन ला करके देता है, क्रैश साइकिल चलता है, यहाँ पे ATP का निर्माण होता है, और 38 ATP मिल करके ग्लूकोज का निर्माण होता है, उस ग्लूकोज से एनर्जी बनता है। तो ये लाइसोसोम उसको बुलाता है जल्दी जल्दी एनर्जी बनाओ, गोल्जी बॉडी को बोलता है जल्दी जल्दी एनर्जी को सप्लाई करो, और माइटोकॉन्ड्रिया बोलता है नहीं, आज तो मेरा मन नहीं है, मैं आज एनर्जी नहीं बनाऊंगा। लाइसोसोम उधर से पकड़ता है, बोलता है नहीं बनाओगे, चलो इसे छिड़क दिया, और छिड़क दिया तो बस गया। अब जब गया ये पूरा माइटोकॉन्ड्रिया मर जाएगा, तो एनर्जी तो बनेगा नहीं, इस सेल में एनर्जी बनेगा नहीं, एनर्जी जब बनेगा नहीं तो ये सेल मर जाएगा। जब ये सेल डेड हो गया तो इसके बगल वाला सेल रहेगा, उसमें सेंट्रोसोम जो रहता है उसने फिर क्या करेगा, दूसरा सेल डिवीजन कर देगा, और इस जगह पे सेल डिवीजन करके वो पूरा निर्माण कर देगा दूसरा सेल। आप लोग देखे होंगे कभी हम लोग गिर जाते हैं तो पूरा रगड़ा जाता है, ठीक है, स्किन छिला जाता है, या कभी क्या होता है पुलिस किसी को मार दिया इतना कि उसका पूरा स्किन एकदम निकल गया, ठीक है, तो वो पूरा स्किन ही निकल गया, ओके। तो वहाँ पर का जो सेल है वो सब मर जाते हैं। फिर देखिए 2 दिन 4 दिन के बाद वो धीरे 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 नया सेल जनरेट हो जाता है,
ओके, नया सेल जनरेट हो जाएगा, क्योंकि उसके बगल के जो सेल होते हैं वो बगल वाले सेल देखते हैं, अरे यार ये तो पूरा को मार दिया। ओके, फिर वो थोड़ा थोड़ा छिड़कते जाते हैं, तो वो ये ग्रीन हो जाता है थोड़ा, मतलब ग्रीन मीन्स वो थोड़ा कलर आने लगता है स्किन का। ओके, तब वो जो है धीरे 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 वो ठीक हो जाता है। आप लोग को ऐसे भी पता होगा कि 7 साल में स्किन का जो है ना, हमारे बॉडी का पूरा स्किन चेंज हो जाता है 7 ईयर में। ठीक है, तो ये हो गया काम उसका। हाँ, फिर कभी कभी क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, वैक्यूल, सेंट्रोसोम, ये जो है ना इसमें प्रेजेंट, वो सभी बगावत कर देते हैं, नहीं मैं माइटोकॉन्ड्रिया नहीं एनर्जी प्रोड्यूस करूंगा, गोल्गी बॉडी बोलता है मैं सप्लाई नहीं करूंगा, वैक्यूल कहता है मैं पानी नहीं रखूंगा, तो ये जो है ना लाइसोसोम कहता है रुको नहीं करोगे, वो खुद को फाड़ देता है। और जब खुद को फाड़ दिया तो क्या होता है, ये पूरा सेल का जितने भी पार्ट है, वैक्यूल, गोल्गी बॉडी, सब मर जाते हैं। सब मर गए तो इस जगह पर का सेल जब खत्म हो गया तो बगल वाला सेल डिवीजन करके इस जगह पर का सेल को फिर से निर्माण कर देता है। अब देखिए यानी इसलिए ये अपने आप को मार लेता है, अपने आप को बम ब्लास्ट कर देता है, इसलिए सुसाइडल बैग कहते हैं। सुसाइडल बैग इज लाइसोसोम। ओके, प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम, पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया, याद कर लीजिए। ठीक है, अब देखिए आरबीसी में लाइसोसोम नहीं पाया जाता है, तो आरबीसी का 120 दिन का उसका जीवन काल होता है, तो 120 दिन में वो मर गया तो वैसे ब्लड में घूमता रहता है, तो स्प्लीन उसको फिर छान करके बाहर करता है। ठीक है, अब देखिए ये जो दिख रहा है ये है न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस में क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, जैसे 23 पेयर है ना, 23 पेयर क्रोमोसोम ह्यूमन बीइंग में पाया जाता है। ह्यूमन बीइंग में 23 क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, यानी 46 टोटल। ओके, तो ये जो है क्रोमोसोम में ही डीएनए और आरएनए पाया जाता है। ओके, ये इसमें जो है ना न्यूक्लियस में, जैसा कि न्यूक्लियस का खोज किसने किया था, 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने किया था, तो इस न्यूक्लियस में 80% प्रोटीन होते हैं और 10% डीएनए पाया जाता है। ठीक है, अब सोचिए कि आरबीसी में ये लाइसोसोम नहीं होता है। ओके, तो ये जो है मर गया तो अपना ऐसा ही घूमता रहता है और एस्पिलिन में जाके वो जमा हो जाता है। खैर वो नहीं, मेरा ये कहना है कि डीएनए जो है, ठीक है, 10% इसमें पाया जाता है, यानी कहीं से भी हमारा बाल से या स्किन से या कहीं से भी जो है ना निकाल करके हम लोग का डीएनए टेस्ट किया जा सकता है। ठीक है, कहीं से भी निकाल से करके ये कर सकता है, क्योंकि हर सेल में मौजूद है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस में डीएनए आरएनए होता है, तो डीएनए टेस्ट किया जा सकता है। अब देखिए ये जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के चारों ओर बाहर बाहर में, ये देखिए बाहर बाहर में और अंदर में ये पानी भरा होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, ये है प्रोटोप्लाज्म, जितना है ना ये डॉट डॉट डॉट, ये प्रोटोप्लाज्म है। क्यों? क्योंकि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सेंट्रोसोम से न टकरा जाए, ये इससे न टकरा जाए, इससे न टकरा जाए, क्योंकि हम लोग ऐसे ऐसे देखिए हाथ हिला रहे हैं, तो हो सकता है ये इधर उधर होकर के टकरा जाएगा। जैसे हम लोग एक है ना कुछ बैग में रखे हुए हैं ग्लास चम्मच वगैरह वगैरह, तो वो कैसे आवाज करते रहता है, झुन 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 आवाज करता है। ओके, तो इसलिए एक दूसरे से टकराए नहीं, तो इसमें प्रोटोप्लाज्म पाया जाता है। ये जो है ब्लू ब्लू दिखाया हूं मैं, वो प्रोटोप्लाज्म 2 तरह के होते हैं। ये न्यूक्लियस के जो बाहर होगा उसे हम लोग साइटोप्लाज्म बोलेंगे, और जो न्यूक्लियस में होगा उसे न्यूक्लियोप्लाज्म बोलेंगे। ओके, क्लियर? जो न्यूक्लियस के बाहर होगा, जैसे ये देखिए ये सब बाहर 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 है, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, साइटोप्लाज्म, और जो न्यूक्लियस में होगा उसे हम लोग बोलेंगे न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये सेल का एक पार्ट, वीडियो लंबा ना हो जाए इसलिए मैंने एक पार्ट बनाया, अगले दूसरे वीडियो में मैंने इसका और आगे का एक्सप्लेन करूंगा। ओके, तो इसमें और कुछ तो नहीं रह गया। ठीक है, तो अगले पार्ट में हम पूरा, सेल बहुत बड़ा चैप्टर होता है। ठीक है, तो ये बड़ा चैप्टर तो एक वीडियो में पढ़ाना बहुत मुश्किल होता है, हम दूसरे वीडियो में इसको पूरा कवर कर लेंगे। ठीक है,
इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए।